प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 12 जो एक निबंध पाठ है बाजार दर्शन उसे शुरू कर रहे हैं। इस निबंध पाठ में हमें बाजार की गतिविधियों के बारे में, बाजार के व्यवहार के बारे में बताया गया है। किस प्रकार से वर्तमान में क्रेता और विक्रेता के मध्य बाजार में क्रियाकलाप होते हैं, किस प्रकार के संबंध उनमें होते हैं, और एक चिंता की बात भी बताई है, वो हम पढ़ेंगे। लेखक है जैनेन्द्र कुमार। इस पाठ के प्रारंभ में प्रथम दो मित्रों का उन्होंने वर्णन किया है और फिर एक भगत जी के बारे में भी बताया है, उनका भी परिचय दिया है। तो पहले मित्र की हम चर्चा करते हैं कि पहला मित्र अपनी पत्नी के साथ बाजार गया। कोई मामूली सामान लेने, लेकिन जब वे वापस लौटे तो बहुत सारे बंडल उनके हाथों में थे। बहुत सा सामान ले आए थे वो बाजार से। एक मामूली सामान लेने गए, लेकिन जब वापस लौटे तो बहुत से पैकेट्स, बंडल्स उनके हाथों में थे। जैनेन्द्र कुमार जी ने पूछा, भाई इतना कुछ आप व्यर्थ में ले आए? एक मामूली सामान लेने गए थे। तो उस मित्र ने कहा, ये जो साथ थी, तो उन्होंने पत्नी की एक ओट ले ली, पत्नी का सहयोग ले लिया कि इसकी वजह से ज़्यादा सामान आ गया। लेकिन और भी तत्व था, केवल पत्नी की वजह से बहुत सारा सामान नहीं आया। इसके पीछे और भी बात थी। पत्नी के अलावा मनी बैग, बहुत सारा पैसा वो लेके गए थे। तो परचेजिंग पावर की वजह से, क्रय शक्ति, बहुत सारा पैसा उनके पास था, इसीलिए पैसों की वजह से भी ये सामान ज़्यादा आ गया था। जरूरत के हिसाब से नहीं, पैसों की वजह से भी ज़्यादा आ गया था। तीसरी बात इसमें और बताई है बाजार, कि एक तत्व और है जिसकी वजह से सामान ज़्यादा आ गया था, और वो तत्व है बाजार। बाजार में एक विशेष प्रकार का जादू होता है, रूप का जादू होता है। वस्तुओं को सजा सजा कर रखते हैं, और जो कोई आता है ग्राहक, उसकी पैकिंग को देखकर, आकर्षण को देखकर आकर्षित हो जाता है, और जरूरत नहीं होने पर भी उस वस्तु को, सामान को वह खरीद लेता है। तो बहुत सारा सामान आया। इसके पीछे तीन तत्वों की भूमिका रही। एक, पत्नी की, क्योंकि स्त्रियों की शुरू से ही खरीदारी की आदत ज़्यादा होती है, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। तो एक तो उनकी पत्नी की वजह से, एक मनी बैग या परचेसिंग पावर, बहुत ज़्यादा पैसा भी, उनकी जेब भी भरी थी जब वो बाजार गए थे, ये भी कारण रहा। और तीसरा कारण रहा बाजार। ये तीन कारण रहे जिससे बहुत अधिक बंडल्स वो लेके आ गए थे। ये सामान उनका ज़रूरत के हिसाब से नहीं था, बल्कि परचेजिंग पावर और इन तीनों ही तत्वों की वजह से वो ज़्यादा सामान ले आए थे। फिर इन्होंने एक दूसरे मित्र का उदाहरण दिया कि वो बाजार गए और शाम तक लौटे, लेकिन बिल्कुल खाली हाथ। दोपहर से पहले चले गए थे, शाम को लौटे हैं, लेकिन बाजार से बिल्कुल खाली हाथ लौटे हैं। क्यों लौटे हैं? क्योंकि इनके पास बहुत सारा पैसा नहीं था। जब ये बाजार गए तो बिना पहले से अपनी आवश्यकता को जाने
अपना लक्ष्य बनाए, अपने मन को भरे हुए खाली मन से बाजार चले गए। वहां जाने पर सभी चीजें इन्हें आवश्यक और उपयोगी मालूम होने लगी। इन्होंने सोचा ये भी मेरे पास नहीं है, वह भी मेरे पास नहीं है, सभी चीजें उपयोगी और आवश्यक है और मेरे पास ये कुछ भी नहीं है। असमंजस वाली स्थिति में आ गए कि मुझे यहां से क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। अगर मेरे पास जो पैसे हैं उनसे मैं कुछ वस्तुएं खरीद भी लूंगा तो बहुत सारी वस्तुएं छूट जाएगी, और जितनी कम वस्तुएं मैं खरीद कर ले जाऊंगा, जो ज्यादा वस्तुएं छूट गई है बाजार में जिन्हें मैं नहीं खरीद पाया, उनकी वजह से मुझे दुख अधिक होगा। जो वस्तुएं खरीदी है उनसे सुख या संतुष्टि कम मिलेगी, जबकि जो वस्तुएं बाजार में छूट गई है उनसे मुझे ज्यादा कष्ट होगा। इसलिए उन्होंने असमंजस वाली स्थिति में वो पहुंच गए और क्या लूं क्या नहीं लूं। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि ठीक है, मैं कुछ भी नहीं लेता हूं, और वे खाली हाथ ही लौट आए। अब एक भगत जी का उदाहरण दिया है। ये भगत जी है, वो चूर्ण बेचने का काम करते हैं। बिल्कुल निश्चित समय पर ये चूर्ण बेचने के लिए निकलते हैं। इनका चूर्ण हाथों हाथ ही बिक जाता है, शीघ्र ही तुरंत ही बिक जाता है, क्योंकि लेने वाले तैयार रहते हैं। इनका चूर्ण है, प्रसिद्ध है, सरनाम है। लेकिन चूर्ण बेचते बेचते जब 4 आने इनके पास आ जाते थे, 4 आने जब इनके पास आ जाते थे तो उसके बाद वे 6 आने की बात है, 6 आने जब इनके पास आ जाते थे उसके बाद वे कोई पैसा स्वीकार नहीं करते थे। जैसे ही चूर्ण बेचना शुरू किया और इनके पास 6 आने आ गए, उसके बाद वे किसी से पैसा लेते ही नहीं थे, और जो चूर्ण बच जाता उस चूर्ण को मुफ्त में फ्री में लोगों को बांट दिया करते थे। उन्हें पता था कि मुझे चूर्ण बनाने के लिए जो सामान लाना है, जीरा और काला नमक, वह 6 आने में मिलेगा, और वे ही 6 आने लेते थे, ग्रहण करते थे, जिनसे चूर्ण बनाने का सामान वो खरीद कर लाए। उसके बाद आगे वो कोई पैसा किसी से स्वीकार ही नहीं करते थे। पैसे की व्यंग्य शक्ति इन पर नहीं चल पाती थी, पैसे की शक्ति से ये प्रभावित नहीं होते थे। कभी बहुत ज्यादा चूर्ण बनाकर इन्होंने किसी व्यापारी को नहीं दिया, थोक में कभी नहीं बेचा, केवल निश्चित चूर्ण बनाते थे, निश्चित सामान लाते थे, 6 आने चूर्ण बेचकर लेते थे, और अतिरिक्त चूर्ण होता था उसे मुफ्त में बांट देते थे। 6 आने लेकर के सीधे वे बाजार में जाते थे, और बाजार में सभी वस्तुओं को आराम से देखते थे। अच्छी आकर्षक चीजें होती थी, उन्हें देखकर प्रसन्न भी होते थे, लेकिन आगे बढ़ते चले जाते थे। बाजार में जो भी इनसे परिचित मिलते थे सबसे राम राम करते थे, सबसे नमस्कार करते थे, आशीर्वाद देते थे, और सीधे पंसारी की दुकान पर जाकर मिलते थे, रुकते थे। वहां जाकर काला नमक और जीरा, जो चूर्ण बनाने का सामान था, वो खरीद लेते थे और वापस प्रसन्नता के साथ वो लौट आते थे। ये भगत जी ऐसे थे जिन पर कभी भी पैसे की व्यंग्य शक्ति का प्रभाव दिखाई नहीं दिया, बाजार का जादू इन पर कभी भी नहीं चला। ऐसे थे हमारे भगत जी। अब हम इस आधार पर, इन तीनों के आधार पर ही देखते हैं बाजार का जादू क्या है। बाजार के जादू का नाम है रूप का जादू।
आकर्षण का जादू भी कह सकते हैं कि बाजार में रूप का या आकर्षण का जादू है। वस्तुओं को ऐसे सजा कर रखते हैं, इतनी आकर्षक पैकिंग बनाकर उसमें रखते हैं कि जो भी उसे देखता है आकर्षित हो जाता है, प्रभावी हो जाता है और उसे खरीद लेता है। यही बाजार का जादू है। लेकिन इस जादू की मर्यादा है। जैसे चुंबक की मर्यादा होती है कि चुंबक सभी वस्तुओं को अपनी ओर नहीं आकर्षित करता है, केवल लोहे की वस्तुओं को ही अपनी ओर चुंबक आकर्षित करता है। ठीक इसी प्रकार जिसका मन खाली होता है, जिसका मन खाली होता है, अर्थात बाजार जाने से पहले जो ये निश्चित नहीं कर सकता है कि मुझे बाजार से कौन सी वस्तुएं और कितनी मात्रा में लानी है, जो ऐसा निश्चित नहीं करके और खाली मन से ही बाजार चला जाता है, जो अपना लक्ष्य या आवश्यकता को नहीं जानता है और फिर बाजार चला जाता है, तो बाजार का जादू उस पर चलने लगता है। बाजार का जो आकर्षण है वो उसे प्रभावित कर देता है। तो जिसका मन खाली होता है और जेब भरी होती है, उस पर ये बाजार का जादू सबसे ज्यादा चलता है। फर्स्ट नंबर, जिसका मन खाली होता है अर्थात बाजार जाने से पहले जो अपने लक्ष्य और आवश्यकता का निर्धारण नहीं करता है और बाजार चला जाता है, तथा जिसकी जेब भरी होती है, बहुत सारा पैसा भी ले जाता है, ऐसे व्यक्ति पर ये बाजार का जादू सबसे ज्यादा चलता है। नंबर 2, जिनका मन खाली होता है और जेब खाली हो, उन पर भी ये बाजार का जादू चल जाता है। उन पर भी बाजार का जादू चल जाता है। अगर मन खाली है, भले ही जेब भी खाली हो, तब भी बाजार का जादू चलता है, प्रभावित करता है। और नंबर 3, जिनका मन भरा होता है। मन अपनी आवश्यकता से, अपने लक्ष्य से भरा होता है, जो बाजार जाने से पहले ही निश्चित कर लेता है कि मुझे बाजार से कौन सी वस्तु और कितनी मात्रा में खरीदकर लानी है। अगर ऐसा निर्धारित करके लक्ष्य से, आवश्यकता से अपने मन को भरकर जो बाजार जाता है, तो जेब भरी हो या खाली हो, जिसका मन भरा होता है उस पर बाजार का जादू नहीं चल पाता है। यही 3 बातें देखो यहां बताई गई है। जो पहले मित्र थे उन पर बाजार का जादू सबसे ज्यादा चला था। देखो, जो पत्नी के साथ बाजार गए, बहुत सारा सामान ले आए थे, तो उनका मन खाली था और जेब भरी थी। ये दोनों बातें उनके साथ थी, इसलिए बाजार का जादू उन पर खूब चला था, बहुत सारे बंडल ले आए थे। दूसरे मित्र देखिए, दूसरी स्थिति में है कि वे खाली मन से चले गए थे, लेकिन बहुत अधिक पैसे भी लेकर नहीं गए थे। इस वजह से वो खाली हाथ लौट आए थे कि सभी चीजें मेरे लिए आवश्यक उपयोगी है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सभी कुछ को खरीद सकूं। क्या लूं और क्या नहीं लूं, ऐसी स्थिति बन गई। उनका मन तो खाली था, लेकिन जेब भी खाली थी, बहुत ज्यादा पैसे भी लेकर नहीं गए थे, इसलिए वो खाली हाथ लौट आए थे। और भगत जी ये तीसरी स्थिति में है कि भगत जी का मन अपनी आवश्यकता से भरा था। उन्हें पता था कि मैं जब बाजार जाऊं तो मुझे केवल पंसारी की दुकान से काला नमक और जीरा खरीद कर लाना है, बस। ऐसा वो अपना लक्ष्य निर्धारित करके जाते थे। अपना मन अपनी आवश्यकता से भरकर फिर बाजार जाते थे।
इसलिए बाजार के जादू में, आकर्षण में वो नहीं फंसते थे, बहुत आनंदित प्रसन्न नजर आते थे, कोई असमंजस वाली स्थिति नहीं थी और पंसारी की दुकान से काला नमक और जीरा खरीदकर आ जाते थे। वास्तव में बाजार का जादू ऐसे भगत जी जैसे लोगों को प्रभावित नहीं कर पाता है, क्योंकि मन भरा होता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि बाजार का जादू कौन सा है, तो बता देंगे रूप या आकर्षण का जादू है। किसे प्रभावित करता है? जिनका मन खाली होता है और जेब भरी हो या खाली हो, बाजार का जादू उन पर चलता ही चलता है। नंबर 3, जब मन भरा होता है तो फिर बाजार का जादू उन पर नहीं चल पाता है। अब ये मर्यादा हो गई है बाजार के जादू की। बाजार का जादू क्या है और उसकी मर्यादा क्या है? एक प्रश्न यहां से और बन जाता है, पैसे की व्यंग्य शक्ति, कि पैसे की व्यंग्य शक्ति कैसी होती है? तो हम बता सकते हैं पैसे की व्यंग्य शक्ति होती है दारुण, या कह सकते हैं भयंकर। पैसे की व्यंग्य शक्ति दारुण या भयंकर होती है और इसे हमारे लेखक जैनेन्द्र कुमार ने स्वयं का उदाहरण देकर समझाया है कि जब मैं पैदल चल रहा था तो मेरे सामने से धूल उड़ाती हुई एक मोटर गाड़ी तेजी से गुजर गई। जैसे ही मैंने उस मोटर गाड़ी को देखा तो मैं अपने माता पिता के उपकारों को भूल गया और मैंने सोचा कि ऐसे मोटर गाड़ी वाले माता पिता के यहां मुझे जन्म क्यों नहीं दिया। उस गाड़ी को देखकर अपने माता पिता के उपकारों को ही भूल गए और गाड़ी वाले के यहां जन्म लेने के लिए भगवान को कहने लगे। इस प्रकार से वास्तव में पैसे की व्यंग्य शक्ति बड़ी दारुण या भयंकर होती है, अपनों के प्रति ही हमें कृतज्ञ कर देती है। अर्थात जो अपने सगे हैं, हम पैसों के सामने उनके उपकार को भी भूल जाते हैं। पैसों की व्यंग्य शक्ति तो अपनों के प्रति हमें कृतज्ञ बना देती है, हम उनके उपकारों को भी भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। इस प्रकार वास्तव में पैसे की व्यंग्य शक्ति बहुत दारुण या भयंकर होती है। इसके बाद आगे बात होती है कि कुछ लोग बाजारूपन बढ़ा देते हैं। अब सबसे पहले तो ये बाजारूपन क्या होता है? जहां पर क्रेता और विक्रेता के मध्य अच्छे संबंध नहीं होते हैं, जिस बाजार में छल कपट का व्यवहार होने लगता है, एक दूसरे को हानि पहुंचाने में ही अपना लाभ समझने लगते हैं, ऐसे क्रियाकलाप जिस बाजार में होते हैं तो वह बाजारूपन कहलाता है। और बाजारूपन कौन बढ़ाते हैं? वे जिनका मन खाली होता है और जेब भरी होती है, ऐसे लोग बाजारूपन बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं, उन्हें अपने लक्ष्य का पता नहीं होता है, बाजार चले जाते हैं खाली मन से और फिर वहां जाकर अपने परचेजिंग पावर का प्रयोग करने लगते हैं। बहुत सारे पैसे लेकर गए हैं, उनसे अनावश्यक, अनुपयोगी और अत्यधिक मात्रा में वस्तुएं खरीद लेते हैं और इस प्रकार बाजारूपन बढ़ाते हैं। इसके बाद बात आती है सार्थकता। तो जैसे बाजारूपन का ठीक ये विपरीत है, उल्टा है। जहां जिस बाजार में
क्रेता और विक्रेता के मध्य मधुर या अच्छे संबंध होते हैं। छल कपट का जहाँ व्यवहार नहीं होता है, एक दूसरे को सहयोग और मदद क्रेता और विक्रेता करने लगते हैं। आपस में क्रेता और विक्रेता के मध्य सद्भावना होती है, तो फिर वह बाजार हमें सार्थकता प्रदान करते हैं। और सार्थकता कौन प्रदान करते हैं? जिनका मन भरा होता है, जिन पर बाजार का जादू नहीं चलता है, जो बाजार जाने से पहले अपने मन को भर लेते हैं, जिन्हें अपनी आवश्यकता और लक्ष्य का पता होता है, ऐसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। और कैसे प्रदान करते हैं? निश्चित आवश्यक वस्तुएं और आवश्यकता के अनुसार जब वो खरीदते हैं तो बाजार को सार्थकता प्रदान कर देते हैं। इसके बाद आगे हमारी बात होती है मन और परमात्मा। ये कहा गया है कि हमारा मन ऐसा है जिसे हम बंद नहीं कर सकते। इच्छा निरोधस तप है। इच्छाओं को हम कभी नहीं रोक सकते हैं, और इच्छाओं को रोकना तो एक बहुत बड़ा तप है। ऐसा तप हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा तप तो हमें रेगिस्तान की ओर ले जाता है। जैसे रेगिस्तान में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक इसी प्रकार अगर जबरदस्ती हम अपने मन को बंद करने का प्रयास करेंगे, हमारे मन की इच्छाओं को रोकने का प्रयास करेंगे, तो इससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। और ऐसा हम नहीं कर सकते। हम अपूर्ण हैं। पूर्ण तो केवल परमात्मा है। परमात्मा ही ऐसा कर सकते हैं कि अपने मन को बंद कर दे, अपनी इच्छाओं को रोक ले। हम तो केवल परमात्मा का एक अंश है, हम अपूर्ण है। हम अपने मन को बंद नहीं कर सकते हैं, हम अपने मन की इच्छाओं को रोक नहीं सकते हैं। केवल हम इतना कर सकते हैं कि हमारे मन को मन मानेपन की छूट हमें नहीं देनी चाहिए। अर्थात हमारी इच्छाओं पर हमारा कुछ नियंत्रण अवश्य होना चाहिए। केवल हम इतना ही कर सकते हैं, लेकिन इच्छाएं उत्पन्न नहीं हो ऐसा संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में इच्छाएं जरूर उत्पन्न होती है। उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए मनुष्य प्रयत्न भी करता है। इसलिए हम कहते हैं कि मन को हमें जबरदस्ती बंद करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हम करने का प्रयास करेंगे तो हमारा मन विस्तृत और विशाल है, ये सूक्ष्म और संकीर्ण हो जाएगा। इसलिए हमें कभी भी मन को या मन की इच्छाओं को जबरदस्ती बंद करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसे बाजार भी है जो मानवता के लिए विडंबना है, केवल दिखावा मात्र है, वास्तव में वो बाजार नहीं है। कौन से बाजार? जहां बाजार में छल कपट का व्यवहार होता है। विक्रेता क्रेता का शोषण करना चाहते हैं। क्रेता और विक्रेता के मध्य छल कपट का व्यवहार होने लगता है, परस्पर सद्भावना होती ही नहीं है। एक दूसरे को हानि पहुंचाने में ही अपना लाभ समझते हैं। ऐसे बाजार जहां ऐसा व्यवहार होता है, तो ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, दिखावा मात्र है। और ऐसा अर्थशास्त्र, हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र में बाजार संबंधी अध्ययन भी होता है। तो अर्थशास्त्र में बाजार का अध्ययन किया जाता है, और ऐसे बाजार जो मानवता के लिए विडंबना है, ऐसे बाजार जहां छल कपट का व्यवहार होता है, जहां शोषण होने लगता है, ऐसे बाजारों का अध्ययन जिस अर्थशास्त्र में किया जा रहा है,
तो वह अर्थशास्त्र भी सरासर औंधा, मायावी और अनीति शास्त्र है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि बाजार वास्तव में अपने जादू से प्रभावित करता है। इसलिए बाजार में जाने से पहले हमें अपने मन को भर लेना चाहिए। हमें बाजार से कौन सी वस्तुएं और कितनी मात्रा में खरीद कर लानी है पहले से हम निश्चित कर लें, और उसके बाद बाजार जाएं तो बाजार का जादू हमें कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। बाजार को हम सार्थकताएं प्रदान करेंगे और बाजार से हम सच्चा लाभ ले पाएंगे और बाजार को भी सच्चा लाभ दे पाएंगे। इसीलिए हमें अपनी आवश्यकता लक्ष्य से मन को भरकर ही बाजार जाना चाहिए। जब हम गर्मियों में घर से कहीं बाहर जाना होता है तो घर से पानी पीकर जाते हैं, क्योंकि जब पानी अंदर होता है तो बाहर जो गर्मियों में लू चलती है उस लू का प्रभाव हमारे ऊपर अधिक नहीं हो पाता है। उसी प्रकार अपने लक्ष्य और आवश्यकता से मन को भरकर बाजार जाते हैं तो बाजार का जादू भी हम पर चल नहीं पाता है। थैंक यू।